एपिड्यूरल हेमरेज की अगर बात करें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल जो स्पेस है वो कौन सी स्पेस होती है। तो हमें पता है कि मेनिंजेस की 3 लेयर्स हैं। वी हैव पाया मीटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामीटर। जो ड्यूरामीटर है वो सबसे आउटर लेयर है। अब इस ड्यूरामीटर की भी फर्दर 2 मज़ीद हमारे पास लेयर्स होती हैं। एक लेयर है जो कि इन क्लोज एसोसिएशन विद द ब्रेन है, तो इस लेयर को हम क्या कहेंगे, मेनिंजियल लेयर। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये मेनिंजेस के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। दूसरी लेयर है हमारे पास एंडोस्टियल लेयर। अब एंडोस्टियल वर्ड से क्या पता चल रहा है कि वो किसको आउटलाइन करी होगी, बोन्स को, ठीक है। तो बेसिकली जो एंडोस्टियल लेयर है वो आउटलाइन करी होती है स्कल बोन्स को, जो हमारे पास वॉल्ड की फ्लैट बोन्स है। अब ये जो एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस है वो किसके दरमियान होगी, बिटवीन द एंडोस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरामीटर एंड द पेरिओस्टियम ऑफ द स्कल बोन्स, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि ये स्पेस कौन सी है। अब यहाँ पे किसी आर्टरी की रप्चरिंग होती है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा कि ब्लड लीकेज होगा और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगी और हेमरेज बनेगा। तो एपिड्यूरल स्पेस के केस में जो मोस्ट कॉमन कॉज है डैट इज़ पेराइटल बोन का फ्रैक्चर होता है। और पेराइटल बोन में भी इंटीरो इन्फीरियरली जो पेराइटल बोन है अगर उसका फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से जो एक स्पेसिफिक आर्टरी है डैट इज़ इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, उसकी रप्चरिंग होती है। सो अब हम ये देखें तो ये हमारे पास, अब ये हम लैटरल व्यू देख रहे हैं। जो पीछे हमने देखा था वो हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे थे, ठीक है। तो ये है हमारे पास लैटरल व्यू जिसमें हमें पेराइटल बोन नज़र आ रही है। पेराइटल बोन्स हमें पता है कि बाईलैटरली राइट और लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती हैं। और ये पेराइटल बोन है, अगर इसके इंटीरियर इन्फीरियर पोर्शन का फ्रैक्चर होता है तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक आर्टरी है। और वो कौन सी आर्टरी है, इंटीरियर ब्रांचेस निकल रही हैं मिडल मेनिंजियल वेसल्स की, जो कि बेसिकली हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी से आ रही होती है, ठीक है। अब ये ज़ाहिर बात है कि जब इस बोन का, पेराइटल बोन का यहाँ पे इस पोजीशन पे फ्रैक्चर हुआ है तो ये आर्टरी डैमेज होगी, रप्चर होगी। इसकी वजह से जो है हमारे पास हेमरेज बनेगा। और हेमरेज कहाँ पे बनेगा, एपिड्यूरल स्पेस में बनेगा। सो डैट इज़ नोन एज अ एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। अब दूसरी बात यह है कि सिंपली या तो कि हमारे पास ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। उसकी वजह से जो हमारे पास प्री सेंट्रल जाइरस होता है डैट इज़ द मोटर कॉर्टेक्स, मोटर पार्ट होता है, ठीक है। तो उस पर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी, क्योंकि हमें पता है कि मोटर एरिया जो है वो सेंट्रल सल्कस के इंटीरियरली प्रेजेंट होता है, प्री सेंट्रल जाइरस में, ठीक है। तो अब ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन से जो हमारे पास प्री सेंट्रल जाइरस या मोटर एरिया है उस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा और जो हमारे पास मोटर एक्टिविटीज़ हैं वो इम्पेयर होंगी। दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास एक ब्लड क्लॉट के मैस के तौर पे अंडर द टेम्पोरालिस मसल जो है वो रिसाइड कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली टेम्पोरालिस मसल है और उसके बिलो या तो ये रिसाइड कर लेगा ब्लड क्लॉट, या फिर ये मेनिंजियल लेयर को प्रोट्रूड करेगा और जो हमारे पास मोटर एरिया है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और मोटर एक्टिविटीज़ डैमेज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ द एपिड्यूरल हेमरेज है। अगर हम MRI करते हैं ऐसे पेशेंट की जिसका पेराइटल बोन की फ्रैक्चर हुआ इंटीरियर इन्फीरियर पार्ट का और उसको सर्टन जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स के साथ आई है, मोटर एक्टिविटीज़ उसकी इम्पेयर्ड हैं और उसको हेडेक है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो रेस्ड है, ठीक है, वॉमिटिंग हो रही है, हम उसका MRI करते हैं तो अगर हमें इस तरह की शेप ऑब्जर्व होती है डैट इज़ लेंस शेप्ड डेंस रीजन, तो इसका क्या मतलब है, डैट इज़ अ साइन ऑफ द एपिड्यूरल हेमरेज, ठीक है। ये अगर हीमाटोमा हमें ऑब्जर्व होगा तो हम क्या ये डायग्नोज करेंगे कि एपिड्यूरल हेमरेज है। लेंस शेप्ड ब्लड क्लॉट हमें नज़र आएगा इन द इंटीरियर इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द पेराइटल पार्ट ऑफ द बोन। सो दिस इज़ एपिड्यूरल ब्लड क्लॉट। और दूसरी बात है कि इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे कि एक होल करेंगे स्कल में जो बेसिकली उससे हम जो ब्लड है जितना भी वो ड्रेन आउट कर लेते हैं और ये ज़ाइगोमेटिक आर्च के 1 to 1.5 इंचेस अबव होगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द सब ड्यूरल हेमरेज। अब पहले बात की हमने एपिड्यूरल की, यानी ड्यूरा से ऊपर, मेनिंजियल लेयर से ऊपर।
अब है हमारे पास सब ड्यूरल हेमरेज। तो सब मीन्स बिलो, ड्यूरा मीन्स ड्यूरामीटर, ठीक है। तो बिलो द ड्यूरा, अब ये सब ड्यूरल स्पेस में हेमरेज है और ये स्पेस सिंपली किसके दरमियान होगी, एरिकनॉइड मीटर एंड द मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरामीटर के दरमियान। इसमें सब ड्यूरल हेमरेज में बेसिकली जो वेन टीयर होती है या रप्चर होती है, दैट इज सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स, जहाँ पे वो एंटर करी होती है इन द सुपीरियर सेजिटल साइनस। तो दिस इज़ दी सुपीरियर सेजिटल साइनस। इसमें हमारे पास सुपीरियर जो वेन्स हैं, सेरिब्रल वेन्स हैं, वो ड्रेन कर रही होती हैं। और अगर हमारे पास क्या हो कि हेड की इंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट हो, फॉर एग्जांपल कार एक्सीडेंट है और उसमें एक्सट्रीम शेकिंग हो हेड की इन द इंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर एस्पेक्ट, तो इस केस में हमारे पास जो सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स हैं उनकी रप्चरिंग हो जाती है, जो कि ड्रेन करें दिस सुपीरियर सेजिटल साइनस। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास इस केस में दो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एक एक्यूट इफ़ेक्ट है और एक क्रॉनिक इफ़ेक्ट है। एक्यूट इफ़ेक्ट में तो सिंपल क्या होगा, ऑब्वियसली जब वेन की टीयरिंग होगी तो हमारे पास ब्लड की लीकेज होगी, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो सर्टेन एरियाज़ पे अपना जो प्रेशर है वो इफ़ेक्ट करेगा, अपना इम्पैक्ट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि एक्यूट इफ़ेक्ट में हमें सिंपली जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या नज़र आ सकते हैं, वॉमिटिंग नज़र आ सकती है ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर, और जो वीनस प्रेशर है वो भी रेज नज़र आएगा। जबकि क्रॉनिक इफ़ेक्ट में क्या होगा कि ज़ाहिर बात है कि अब ब्लड की लीकेज होती जा रही है, ठीक है, उससे जो पेशेंट है उसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाले जो भी साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो तो ऑब्जर्व होंगे, लाइक हमारे पास हेडेक होगा उसको, ठीक है, जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअल एक तो हेडेक हो गया, वॉमिटिंग वगैरह हो गई। लेकिन क्रॉनिक में बेसिकली क्या होगा कि कॉन्टीन्यूसली जो है वो लीकेज जब हो रही है, उसकी वजह से जो ब्लड है वो ड्यू टू द ऑस्मोसिस वाटर को जो है वो अपनी तरफ खींचेगा। जब वाटर को अपनी तरफ खींचेगा तो हेमरेजिक सिस्ट बन जाएंगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लीकेज जब हो रही है तो उसकी वजह से इसने वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। अब वाटर जब अट्रैक्ट होगा ड्यू टू द ऑस्मोसिस, तो ये छोटी छोटी सिस्ट जो है वो बन जाएंगी इन द सब ड्यूरल स्पेस। और यहाँ पे इस डायग्राम में इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि ट्रॉमा की वजह से इसका हेड एक्सट्रीमली जो है वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हुआ है। अब इसकी वजह से जो सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स थी उन पर प्रेशर पड़ने की वजह से रप्चरिंग हुई है, ठीक है। ये जो हमारे पास सेरिब्रल ट्रॉमा है, ठीक है, डायरेक्ट इन्होंने दिखाया है, और सेकेंडरी ट्रॉमा ड्यू टू द सेरिब्रल मोमेंटम, ठीक है। बेसिकली कॉन्ट्रीक्यूट इंजरी है कि जहाँ पे ट्रॉमा हुआ है वहाँ पे तो इफ़ेक्ट होगा ही होगा, लेकिन जब हमारे पास जो ओपोजिट पोल है ब्रेन का, वहाँ पे भी ट्रॉमा का इम्पैक्ट जाएगा ड्यू टू द सेरिब्रल मोमेंटम, ठीक है। तो उस केस में भी उस पोल पे भी इंजरी होगी। तो सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स की जब हमारे पास रप्चरिंग हो गई है तो उसकी वजह से हमने कहा कि हमारे पास दो इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। एक्यूट इफ़ेक्ट में वॉमिटिंग एक्सेट्रा नज़र आएगी, और जो क्रॉनिक इफ़ेक्ट है उसमें जो लीकेज है ब्रेन की, उसकी वजह से क्या करेगा, वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा बाय द ऑस्मोसिस, और छोटी छोटी सिस्ट बन जाएगी, हेमरेजिक सिस्ट, ठीक है। अब उस सिस्ट में ऑब्वियसली ब्लड भी होगा और वाटर भी होगा, इस वजह से हम उसको हेमरेजिक सिस्ट कह रहे हैं। इस केस में भी हम स्कल में होल करेंगे और उसके थ्रू ब्लड को जो है वो हम जो सब ड्यूरल स्पेस है उससे निकाल लेंगे। और आखिर में बात रहेगी कि हमारे पास एमआरआई की। एमआरआई पे जो सब ड्यूरल हेमरेज है वो क्रीसेंट शेप नज़र आएगा इस तरह से, ठीक है, यानी हाफ मून शेप इसकी अपीयरेंस जो है वो नज़र आएगी। सो एपीड्यूरल हेमरेज में हमारे पास लेंस शेप था, जबकि सब ड्यूरल हेमरेज में हमें इस तरह से क्रीसेंट शेप हीमाटोमा नज़र आएगा, ऑब्जर्व होगा, दैट विल बी रिसाइडिंग इन द सब ड्यूरल स्पेस. So that was all about the epidural and subdural hemorrhages.